के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का सिर्फ मतलब यहाँ पे यह है कि वो किसी और जो एटम है वो किसी और से बांड ना बनाया हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड का सिर्फ यहाँ पर इतना मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात की जा रही है और वो किसी अन्य एटम से बांड ना बनाया हो, तो हम उसे आइसोलेटेड बोलते हैं। और एग्जिस्ट कब करता है कोई एक एटम, वो जब गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है किसी एक एटम की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसमें लिखा है तो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी भी एटम से अगर उसके आउटर मोस्ट सेल्स के अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं और जितनी एनर्जी हम लोग अप्लाई करते हैं, जितने अमाउंट में एनर्जी हमको कम से कम मिनिमम एनर्जी, जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो नॉकआउट हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए हमारा। जैसे हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हमने रेडिएशन दी, रेडिएशन क्या है एक एनर्जी है। तो जितनी हमको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हुई कि जिससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया जाए, तो जितना एनर्जी हमको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगी, वही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको निकालने के लिए, वही हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ठीक है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पर कौन कौन से कारक जो हैं जो प्रभावित करते हैं हम, तो हम लोग आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग अफेक्टिंग। देखिए पहला हमारा रेडियस पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, और तीसरा हमारा क्या है सबसेल पे। और एक हमारा होता है कि वो कैसे मतलब फील्ड है, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, तो इस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि रेडियस पे कैसे डिपेंड करा है। देखिए अगर हम लोग रेडियस जितनी छोटी होगी तो उतना ही हमारा सेल क्या होगा न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास जितना ही होगा सेल, तो उसमें क्या होगा जो न्यूक्लियस फोर्स है, जैसे हम लोग इफेक्ट जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगता है, तो न्यूक्लियस फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है। और जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हो और उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बल से वो बंधा होता है। तो जैसे अगर हमारे न्यूक्लियस के पास जितना पास होगा उसका ज़्यादा उस पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का लगेगा। जब ज़्यादा फोर्स से बंधा होगा तो हमें ये स्वाभाविक सी बात है कि हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको निकालने में। तो रेडियस, तो अब हम लोग रेडियस पे देखे हैं कि रेडियस अगर छोटी होगी तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर रेडियस हमारी छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी, रेडियस छोटी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। और फिर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज पे तो हमने बात कर लिया है इसी में कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके बीच जो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच अट्रैक्शन बल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बंधा होता है अट्रैक्शन फोर्स से। तो हमें उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को फिर भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर कम होगा, उस पर फोर्स कम होगा तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं, तो हमें एनर्जी कम लगाना पड़ेगा, एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो यही होता है। और सबसेल का मतलब यहाँ पे है, जैसे अब हम लोग देख लेते हैं सबसेल के बात में। देखिए अगर सबसेल की बात किया जाए तो SPDF इस पर कैसे डिपेंड करता है। देखिए यस क्या होता है वो न्यूक्लियस के पास होगा, और अगर न्यूक्लियस के जितना पास होगा तो उसके उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या होगा न्यूक्लियस का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यस
न्यूक्लियस के पास, देखिए एक ही सेल में हो, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मान लेते हैं अगर 2 सेल के हैं दूसरे, तो सभी एक समान सेल के हों। अगर हमारे सेल समान हो तो सब सेल को देखते हैं, तो सब सेल अगर सेल समान हो तो सब सेल क्या होता है, देखिए यह सब सेल क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, फिर उसके बाद पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कब लगानी पड़ेगी, जब एस से निकालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, फिर इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो पहले हम लोग बात करें तो यस का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर डी पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एज ए रैंडम नंबर ले लिए थे, इसका सिर्फ मतलब था कि सेल हमारे समान है। तो हमारे किसी भी अगर सेल समान हो तो सबसे ज़्यादा किस सेल में आयनाइजेशन एनर्जी किस सेल के, सब सेल की ज़्यादा होगी। अगर सेल हमारे समान है तो सब सेल में किस में ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एस सब सेल में, फिर पी सब सेल में, फिर डी, फिर एफ सब सेल में। तो हमारा इस पर डिपेंड करता है। देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए अगर एस से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे एफ सब सेल से तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर पी से हम निकालेंगे तो एस से थोड़ा कम लगेगी और डी से हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार डी को एफ से कम, पी से, जैसे डी की बात करें तो डी में क्या होगा कि इसके एफ के अपेक्षा इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि पी से कम। तो इसी प्रकार फिर एफ हुआ। तो इस सब सेल पे इस प्रकार डिपेंड करता है कि, और हमारा रेडियस क्या है, जो रेडियस क्या हो, जब छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की मान बढ़ेगी। तो फिर हम लोग बात करते हैं फुल फील्ड, ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हुआ, सब सेल्स भी हो गए। देखिए फुल फील्ड और हाफ फील्ड की बात कीजिए। अगर कोई भी सेल अगर फुल फील्ड है तो उसमें हमें जितना एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं कि अगर हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, तो जितना हम एक्सपेक्टेशन करते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है स्टेबिलिटी के कारण। तो हम लोग आइए बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं देखिए अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब रेडियस डिक्रीज करती है तो अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल अगर ग्रुप में हम मूव करते हैं, तो अगर टॉप ये हुआ हमारा और बॉटम ये हुआ, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। रेडियस इंक्रीज करेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आइए अब एग्जांपल देखते हैं कि हमारे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बेसिक फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। जो देखिए कि अगर हम लोग हैलोजन फैमिली की बात करें, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, इस प्रकार का कर दिया है तो इसमें पूछ लिया कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर रेडियस छोटी होगी तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन का, ब्रोमीन की, फिर तो इस तरह से। अब फिर हम बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, अब हम पूछ लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे इसमें पूछ लिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। देखिए जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें क्या होता है कि रेडियस जो हमारी क्या होती है, बढ़ती है। अगर रेडियस हमारी बढ़ेगी तो अगर हमारा
रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो रेडियस हमारा इंक्रीज करेगा। अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जेसन एनर्जी जो है हमारा डिक्रीज करेगी। देखिए ये जनरल होता है, कुछ एक्सेप्शन बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे हम लोग अब एक्सेप्शन में आते हैं कि जैसे कभी जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो रेडियस की हमारी डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो बट ये जनरल के लिए होता है और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो हम लोग एक्सेप्शन पे ही बात करते हैं। एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन क्यों शो करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग ले लिए लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका अगर आर्डर पूछा जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फिर किसकी होगी, फिर किसकी होगी, तो कैसे लिखेंगे? अगर हमने जो पढ़ा अभी जनरल कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि रेडियस डिक्रीज करती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा बढ़ता है। तो हमारी सिर्फ हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करती है। अगर जनरल हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम की, पर ऐसा नहीं होता। देखिए अभी हमने कहा कि सब सेल पे भी डिपेंड करता है। जो सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, जैसे यस न्यूक्लियस के पास होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ऐसी इस तरह से होते हैं। तो जैसे हम लोग बात किए हैं यस, पी, डी, एफ, तो न्यूक्लियस के पास सबसे यस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ रिस्पेक्टिवली होता है। तो हमारे सेल तो इसमें सब में समान ही होंगे। अब सब सेल्स की बात किया मैंने कि अगर सेल समान हो तो जो सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी तो आयोनाइजेशन एनर्जी वही होती है कि उसकी जितना एनर्जी हमको लगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जितनी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसमें क्या होगी, अगर हम अगर इसको डायरेक्ट आर्डर लिखें, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, फिर बोरान की होगी, फिर लिथियम की। फिर क्यों होता है? अगर आर्डर होगा तो ये होना चाहिए, ये होगा जो करेक्ट आर्डर। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जनरल कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। पर ऐसा होना चाहिए सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होना चाहिए। तो ठीक है फ्लोरीन का, तो इसमें ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ, तो हमारा ऑक्सीजन का फिर होना चाहिए, पर यहाँ पे नाइट्रोजन हो रहा है। क्यों? देखिए अगर हम पहले इसमें देखते हैं, ये दोनों एक्सेप्शन में है कि कौन पहले आएगा। तो इसका अगर बात करें तो बेरिलियम के क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन है 2s2, और बोरान का क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p1। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा p से निकलेगा, तो इसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है इसके यस के कंपेयर में। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, अब बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। पहले बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर बोरान की होगी। अब देखिए, और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की देखते हैं। तो ऑक्सीजन के हमारा क्या होगा 8 होता है 1s, और हमारा नाइट्रोजन का होगा 1s2, 2s2, 2p3। देखिए अब तो हमारे सेल भी समान है, सब सेल भी समान है। तो हमने क्या कहा था कि अगर हम तब देखते हैं कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और बाकी सब अरेंजमेंट वही रहेगा। तो ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।